नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। क्या अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी अर्बन सिविलाइजेशन तमिलनाडु में मिली है जो इंडस वैली से भी पुरानी हो सकती है, तो क्या आप मानेंगे? और अगर मैं आपसे कहूं कि उस सिविलाइजेशन में सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स, वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, बीड्स की इंडस्ट्रीज एंड इवन तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं बिना किसी मंदिर या रिलीजियस सिंबल के, तो क्या आप हैरान होंगे? और आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से सवाल के बारे में जानेंगे कि क्या ये जो जगह है खिलाड़ी, क्या इसने भारत के पूरे इतिहास को बदल के रखने का एक पावर रखा है, या आज के सेशन में क्या ये खिलाड़ी की जो जगह है, क्या ये इंडस सिविलाइजेशन से भी पुरानी है, या क्या इसे बस एक पॉलिटिकल टूल जैसा यूज किया जा रहा है। आज के इस सेशन में साथियों हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो किलाड़ी की है। किलाड़ी ये वही एरिया है जो एक छोटा सा गांव है जो मदुरई के पास तमिलनाडु में पाया जाता है, जहां पर जमीन के नीचे छुपी थी एक ऐसी कहानी जो हमारे देश के इतिहास को चैलेंज करने का ताकत रखती है। एक ऐसी कहानी जिसे कुछ लोग तमिल प्राइड के रूप में देखते हैं और कुछ लोग दिल्ली के नैरेटिव के खिलाफ एक खामोश बगावत की तरह समझते हैं। लेकिन जब एक आर्कियोलॉजिस्ट अमरनाथ रामकृष्णा ने किलाड़ी में खुदाई की शुरुआत की, तो उन्हें ऐतिहासिक रूप में एक ऐसा अर्बन सेटलमेंट के साइंस मिलते हैं जो सिर्फ मिट्टी के उठाने से नहीं आती, या जो सिर्फ एक आर्कियोलॉजी का सिंबल नहीं था, लेकिन इस आर्कियोलॉजिकल चीज की वजह से पॉलिटिकल गलियारों में एक आग भड़क उठी थी, जिसके अंदर तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस और जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ इंडिया या सेंटर आप मान लीजिए, उनके बीच में एक पावर स्ट्रगल की शुरुआत हो गई है। और इसी बीच में साउथ इंडिया के बहुत सारे पार्टीज हैं जैसे कि डीएमके, वो कहती है कि ये जो किलाड़ी का एक्सकवेशंस है ना, ये द्रविडियन रूट्स का प्रमाण है। बल्कि डीएमके के खिलाफ यहां पर सेंटर ये कहता है कि भाई जो तुम प्रूफ दे रहे हो खिलाड़ी का, ये उतना मतलब उतना वो एक्यूरेट नहीं है, तुम्हें और प्रूफ लाने पड़ेंगे। और इसी बीच में अमरनाथ रामकृष्णा ने 982 पेज का एक आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट भी सबमिट किया था केंद्र के अंदर, जिसे रिवाइज करने का हुक्म दे दिया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और जिसके वजह से आज के समय में किलाड़ी के ऊपर एक पॉलिटिकल जंग छिड़ चुकी है। तो आज के इस सेशन में साथियों हम यही सवाल को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या किलाड़ी सच में भारत की पहली तमिल अर्बन सिविलाइजेशन है, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जिसे इतिहास बनाने की कोशिश की जा रही है और भारत के इतिहास को बदलने का प्रयास है। तो आज हम इस सेशन में संगम युग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, आर्कियोलॉजिस्ट से लेकर नेताओं तक, और म्यूजियम से लेकर पॉलिटिकल मैप्स तक सब कुछ देखेंगे, सब कुछ के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि किलाड़ी सिर्फ एक एक्सकवेशन साइट नहीं है, ये एक संघर्ष है इतिहास का, पहचान का और राजनीति का। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये जो किलाड़ी है ये असल मायने में चर्चा में कब आया, क्योंकि ये जो किलाड़ी है उसने एक ऐसी डिस्कवरी है जिसने भारत के 4000 साल पुराने इतिहास को बदल के रख दिया है, जिसने भारत के 4000 साल पुराने इतिहास को बदलने का एक नजरिया दिया है, जिसने भारत के टेक्स्ट बुक्स को बदलने के लिए एक नैरेटिव दिया है। तो 2025 के जून महीने में ये खिलाड़ी जब फिर से नेशनल हेडलाइंस में छा गया, उस टाइम पीरियड पे ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम था अमरनाथ रामकृष्णा, जिन्होंने 2014 में किलाड़ी की खुदाई की शुरुआत की थी। और इस दफा जब किलाड़ी के ऊपर कुछ एक्सकवेशंस किए जा रहे थे, तो क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि सेंटर ने क्या किया, अमरनाथ रामकृष्ण का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो ऊंचे लेवल पे अधिकारी थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया। और जब ये ट्रांसफर किया गया और उनका जो रिपोर्ट था, पहला रिपोर्ट किलाड़ी को लेके 982 पेज का रिपोर्ट, उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सब एक राजनीति साजिश है।
ये राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ी साजिश की गई है तमिल कल्चर के खिलाफ, ऐसा कहा जाता है। और सेंटर इस पे मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पे कहता है कि ये जो फाइंडिंग्स अमरनाथ रामकृष्ण आप हमें दे रहे हैं ये वैलिडेटेड नहीं है। और सेंटर ने भी इस बात पे वही किया और बोलते हैं कि आपने जो ये 982 पेज का 982 पेजेस का ये जो रिपोर्ट बनाया है उस रिपोर्ट को आप क्या करें, वापस से आप उसको चेंज करें। तो जब ये चीज हुआ उसके बाद क्या होता है कि अमरनाथ रामकृष्ण ये चीज कहते हैं कि मैंने ये रिपोर्ट बदलने नहीं वाला हूं, मैंने इस रिपोर्ट के अंदर जो भी आर्कियोलॉजिकल लेवल पे जो भी साइंटिफिक तरीके अपनाने थे वो सब मैंने अपना दिए। जैसे जो भी हमें एविडेंसेस मिले थे उसके कार्बन डेटिंग करवाई गई बकायदा, उसका स्ट्रैटिग्राफी टेस्ट करवाया गया। तो ये जो आप लोग रिपोर्ट को रिजेक्ट कर रहे हो और जो मेरा ट्रांसफर कर रहे हो, यहां पर कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर में किया जा रहा है और ये कोई एकेडमिक लेवल पे जो डीप डिटेल्स है वो चीज नहीं हो रही। और यहां पर इसी चीज की वजह से तमिलनाडु के अंदर राजनीतिक सियासत शुरू हो गई, एक तूफान सा आ गया तमिलनाडु में। और यहां पर डीएमके से लेके वीसीके तक एआईएडीएमके हिस्टोरियंस और रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर्स भी जो तमिलनाडु और साउथ इंडिया के थे वो सब यहां पर कह रहे हैं कि जो सेंटर है ना वो जानबूझ के यहां पर तमिल आइडेंटिटी है उसको पूरी तरीके से बदलने का प्रयास कर रहा है। ये कोई ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं सेंटर द्वारा ये एक पॉलिटिकल साजिश है। और इसमें तमिलनाडु के स्टेट मिनिस्टर फॉर आर्कियोलॉजी जो थंगम थेनारसू हैं उन्होंने भी यही चीज कहा कि क्या तमिल लोग इस देश के सेकेंडरी सिटीजन है क्या। और जो एमडीएमके हैं उनके एक लीडर हैं वाइको, वो कहते हैं कि ये जो किलाड़ी रिपोर्ट को दबाकर बीजेपी जो है ना वो एक फेक संस्कृत सिविलाइजेशन को पुश करना चाहती है और तमिल संस्कृति को पीछे धकेलना चाहती है, ऐसा क्रिटिक्स कह रहे हैं, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। लेकिन इसके ही काउंटर में जो केंद्र के कल्चरल मिनिस्टर हैं दैट इज गजेंद्र शेखावत, वो इस पे कहते हैं कि भाई आपकी फाइंडिंग्स जो है ना 982 पेज का जो रिपोर्ट आपने दिया है वो पूर्ण रूप से साइंटिफिक नहीं है। और अगर आपको नैरेटिव, अगर आपको इतिहास बदलना है तो आप उतने एविडेंस दीजिए ना, क्योंकि ऐसे ही आप कुछ भी देंगे तो ऐसे ही हम सारे टेक्स्ट बुक थोड़ी बदल देंगे। तो ऐसा उनका कहना है। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या किलाड़ी की डिस्कवरी सच में हमें एक साइंटिफिक डाउट में डालती है या ये एक कल्चरल पावर स्ट्रगल बन चुका है दिल्ली और तमिल कल्चर के बीच में या दिल्ली या तमिल आइडेंटिटी के बीच में। तो इसे समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि असल मायने में ये जो किलाड़ी का जो पूरा एक्सकवेशन है ना उसकी शुरुआत कब हुई। तो यहां पर जब हम उसके शुरुआत की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत जो है उसकी होती है 2014 से, जहां पर किलाड़ी एक छोटा सा गांव है तमिलनाडु में। मतलब किलाड़ी जो है ये एक छोटा सा गांव था तमिलनाडु के शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मदुरई से सिर्फ 12 किलोमीटर ही दूर है। और 2014 में ये जो जगह है ना ये बस कोकोनट का एक एरिया था, एक आम सी जगह है जहां किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई भारत की प्राचीन सभ्यता का एक नायाब अध्याय यही जमीन के नीचे छुपा हुआ है। और यहीं पर आर्कियोलॉजिस्ट अमरनाथ रामकृष्ण की एंट्री होती है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट के किलाड़ी एरिया के अंदर गए थे। वहां पर शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में क्या किया उन्होंने कि जो वघई नदी है ना, वघई नदी के आसपास उन्होंने 100 से भी ज्यादा एक्सकवेशन साइट्स को मैप किया कि हमें यहाँ पे खुदाई करनी है। और उसी एरियाज में से किलाड़ी वाला जो जगह है ना उसने उनको बहुत ज्यादा आकर्षित किया। और जब ये एक्सकवेशंस कर रहे थे उसी में जब इन्होंने जमीन को खोदा तो वहीं जमीन के उस धूल में एक ऐसी सभ्यता को पाया गया जो कि बहुत ज्यादा अनोखा था, क्योंकि वहां पर वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर्स थे, ड्रेनेज सिस्टम था, वर्कशॉप्स थे, वेल्स थे, स्क्रिप्ट्स थे, तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स थे। वो स्क्रिप्ट जो हम सोचते हैं कि भाई संगम एज के दरमियान थे, वहां पे अलग अलग आइवरी डाइस की चीजें थी। और इन सब चीजों को जब साइंटिफिक लेवल पे कार्बन डेटिंग किया गया तो वो कार्बन डेटिंग से हमें ये चीज पता चलता है कि ये सब सेकेंड सेंचुरी बीसी के समय पे है, मतलब आज से लगभग 2200 साल पुरानी है वो। और यहां पर तमिल हिस्टोरियंस और एंथुजियास्ट जो होते हैं उनके
आंखों में ये जो चीज थी ना वो चमक उठी और उन्होंने कह दिया कि ये जो सभ्यता है ना वो कहीं ना कहीं जो हमारी सिंधु खीन सभ्यता है, मतलब इंडस वाली सिविलाइजेशन है, उस इंडस वाली सिविलाइजेशन का एक कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है आपको क्या है कि किलाड़ी में कोई भी रिलीजियस वर्शिप का डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। मतलब वहां के लोग जो हैं वो इतने ज्यादा धार्मिक नहीं थे, वो शायद सेक्युलर थे, क्योंकि वहां पर कोई टेंपल स्ट्रक्चर पाया ही नहीं गया है, वहां पर कोई मूर्ति पूजा का एविडेंस नहीं है। मतलब सेक्युलरिटी दिख रहा है, और सेक्युलर है मतलब यहाँ का जो सोसाइटी था वो इंडस्ट्रियलाइज था, यहाँ के जो लोग थे वो लिटरेट थे, और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे थे। इसका मतलब क्या समझ में आता है, जो आज तक हमने पढ़ा कि भारत का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला सेटअप है वो नॉर्थ इंडिया में पाया गया, लेकिन अब ये एक्सकवेशन से पता चलता है कि भाई ये जो है ना साउथ इंडिया में भी था, अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन साउथ इंडिया में भी पाया गया था। तो ये जो एक्सकवेशन है ये एक द्रविडियन कल्चरल का प्राइड बन गया। तमिलनाडु के लिए ये एक ऐसा नैरेटिव बन गया जो कहीं ना कहीं नॉर्थ का जो आज तक हम इतिहास पढ़ते आए हैं, जिसे कहा जाता है कि भाई ये नॉर्थ सेंट्रिक हिस्ट्री है, ये किलाड़ी एक्सकवेशन उस नॉर्थ सेंट्रिक हिस्ट्री को चैलेंज करता है और तमिल प्राइड को ऊपर बनाता है। तो यहां पर एक नई सोच उभर के आती है कि क्या तमिल सिविलाइजेशन ने आर्यन से इंडिपेंडेंट होके इतना एडवांस्ड सभ्यता बनाया, और जब ये तमिल कल्चर का प्राइड बन गया तभी जाके सियासत का भी एंट्री होता है, पॉलिटिक्स हिस्ट्री में आती है। और यहां पर क्या होता है कि किलाड़ी के एक्सकवेशंस राजनीतिक गलियारों में एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया। और जब हम इसी कंट्रोवर्सी की बात करें, उसी टाइम पीरियड पे क्या होता है, अमरनाथ रामकृष्णा का ट्रांसफर होता है असम के अंदर 2017 में। और ये ट्रांसफर उस समय पे होता है जब ये पूरा किलाड़ी एक्सकवेशन एक क्रिटिकल स्टेज पे था। 2014 में शुरू हुआ, 2017 में अमरनाथ रामकृष्णा का ट्रांसफर हुआ, उस समय पे जब ये पूरा क्रिटिकल स्टेज पे था। और उसी टाइम पे केंद्र के ऑपोजिशन में जो तमिलनाडु के लीडर्स थे उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांसफर किया गया है अमरनाथ रामकृष्णा का, ये डेलिब्रेट है, ये जानबूझ के किया गया है, और ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि तमिल हेरिटेज को दबाया जा सके। लेकिन उन्हें क्या पता कि वो 2017 की कहानी, वो 2017 का पॉलिटिकल स्ट्रगल सिर्फ एक शुरुआत थी, और आगे आने वाले समय में इतने पॉलिटिकल तूफान उठने वाले थे जो भारत के इतिहास को बदलने के लिए चैलेंज करते हैं। अब यहां पर एक अगला सवाल आता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सर्वोच्चम आर्कियोलॉजिकल संस्था है, उसका तमिलनाडु के साथ ये जो मतलब तमिलनाडु सरकार के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे आगे बढ़ा। क्योंकि यहां पर एक पॉइंट आता है कि जहां साइंस का काम होता है कि निष्पक्षता से सच को ढूंढना, वहीं कभी कभी वो राजनीतिक रंग में रंग जाता है। किलाड़ी की भी कहानी ना कुछ ऐसी ही है कि एक एक्सकवेशन किया गया जो कि एक आइडियोलॉजिकल बैटलफील्ड बन चुका था पॉलिटिकल गलियारों में, और जब ये रिपोर्ट निकाला गया बाय अमरनाथ रामकृष्णा, 982 पेजेस का रिपोर्ट, उसने कहीं ना कहीं क्या कर दिया, दिल्ली को ही हिला के रख दिया। और जब दिल्ली को हिलाया तो उस टाइम पे उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये 982 पेज के एक्सकवेशन रिपोर्ट जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सबमिट किया गया, उसके अंदर था क्या, किलाड़ी एक अर्बन सेटलमेंट था, ऐसे बड़े शब्दों में लिखा गया। ये सेटलमेंट छठवीं शताब्दी बीसी का है। मतलब उस जमाने में नॉर्थ इंडिया में महाजनपदास थे, और कहा जाता था कि दक्षिण भारत में उस समय पे जो रूरल सोसाइटी थी, मेगालिथिक स्टोन एज कल्चर था, ऐसा कहा जाता था। लेकिन ये जो किलाड़ी एक्सकवेशंस और ये जो रिपोर्ट दी गई अमरनाथ रामकृष्ण द्वारा, वो कहती है कि भाई उस समय पे तमिलनाडु के अंदर कोई रूरल सोसाइटी नहीं थी, एक अर्बनाइज्ड सोसाइटी थी, जो कि किलाड़ी एक्सकवेशन सीधा सीधा दर्शाते हैं। और ये जो एक्सकवेशंस है वो ये भी दर्शाते हैं कि किलाड़ी का इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि भारत का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर था, मतलब पंजाब एंड पाकिस्तान एंड गुजरात राजस्थान ये वाले क्षेत्र में था, उसके साथ भी डायरेक्ट लिंकेज है। मतलब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और तमिलनाडु का लिंकेज देखिए, ये एस्टैब्लिश किया था उस रिपोर्ट ने। और यहां पर जो स्क्रिप्ट बनाए गए थे ना, उस जमाने में जब स्क्रिप्ट इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, उस जमाने में तमिलनाडु के अंदर स्क्रिप्ट था।
मतलब जब स्क्रिप्ट है तो ये अर्बन सोसाइटी थी, रूरल सोसाइटी नहीं। और जब ये रिपोर्ट पेश किया गया तो वो रिपोर्ट को वापस भेज दिया गया, कहा कि भाई इतना एविडेंस काफी नहीं है, इसे तुम रीराइट करो। और रामकृष्णा साहब ने इसे रिफ्यूज कर दिया और कहा कि भाई ये रिपोर्ट साइंटिफिकली प्रूवन है, सारे स्टेप्स फॉलो किए गए हैं, तो आपका ये जो डिसएग्रीमेंट है ये एकेडमिक डिसएग्रीमेंट नहीं है। लेकिन आप ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि राजनीतिक टच है। तो उस हिसाब से ये जो रिपोर्ट था उसे रिजेक्ट कर दिया गया। और इसी समय पे तमिलनाडु के अंदर जो लीडर्स है ना, उनका यहां पे गुस्सा देखने को मिलता है, क्योंकि जब ये रिपोर्ट दी गई तो ये रिपोर्ट सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट नहीं थी, ये द्रविडियन आइडेंटिटी का प्रूफ बन चुका था कि भाई द्रविडियंस भी कुछ हैं, उनके अंदर भी कुछ है। तो यहां पर जो स्टेट के फाइनेंस और आर्कियोलॉजिकल मिनिस्टर थे, दैट इज थंगम थेनारसु ने, इन्होंने ये एक चीज बोला कि एक ही देश होते हुए तमिल्स को सेकंड क्लास सिटीजन्स के तहत क्यों ट्रीट किया जा रहा है। और MDMK के वाई को डायरेक्टली अक्यूज करते हैं केंद्र को कि ये जो किलाड़ी रिपोर्ट को जो सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है ना ASI द्वारा, ये इसीलिए की जा रही है क्योंकि जो नॉर्थ है ना, वो एक संस्कृत बेस्ड सिविलाइजेशन नैरेटिव को चैलेंज करती है। मतलब जो ये रिपोर्ट है वो नॉर्थ के संस्कृत बेस्ड सिविलाइजेशन को चैलेंज करती है। और इसी इशू को बाद में जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज है उन सब ने एक मुद्दा बना दिया। और यहां पर कहा गया कि ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल चीज नहीं था जिसे सेंटर सप्रेस कर रहा था, बट सेंटर हमारे तमिल आइडेंटिटी को मिटाने का प्रयास कर रहा है। और इसी के खिलाफ में यहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि आपके रिपोर्ट्स साइंटिफिक नहीं थे, एंड गजेंद्र शेखावत जी ने यहां पर वही चीज अपने टिप्पणियों में कहा। और उन्होंने सीएम स्टालिन से ओपनली कहा कि अगर आपके पास इतना ही स्ट्रॉन्ग डेटा है ना कि खिलाड़ी इतना ज्यादा पुराना है वगैरह ये सब, तो सेंटर भी उस चीज को सेलिब्रेट करेगा ना, क्योंकि आपका इतिहास मतलब भारत का इतिहास, ये आपका मेरा क्या होता है, ये भारत का इतिहास है। और भारत का इतिहास जितना पुराना होगा भाई, गर्व तो पूरे भारत को ही होगा। तमिलनाडु, नॉर्थ इंडिया, ये सब क्या है, हम वी आर ए यूनाइटेड इंडिया, ऐसा इनका कहना होता है। लेकिन यहां पर वो ये भी कहते हैं कि बस अमरनाथ रामकृष्णा के एक रिपोर्ट की वजह से पूरे इतिहास को नहीं बदला जा सकता। अगर इतिहास को बदलना है तो सही डेटा होना चाहिए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी आयरनी भी आती है। आयरनी क्या है कि जब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपनी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जरिए एक्सकवेशंस कंटिन्यू करवाए ना यही एरिया में, किलाड़ी में, तो उन्होंने 2019 में ये चीज कंफर्म कर दी कि किलाड़ी एक अर्बन सेटलमेंट था। और यहां पर खिलाड़ी के बारे में और लोगों को बताने के लिए एक म्यूजियम बनाया गया जहां पर हजारों में लोग आने लग गए। और जो खिलाड़ी एरिया पहले सिर्फ कोकोनट का एक एरिया था जहां पर कोई लोग जाना नहीं चाहते थे, आज के टाइम में जब भी कोई मदुरई जाता है तो वो खिलाड़ी गए बगैर वापस नहीं आता, क्योंकि खिलाड़ी अब इतना फेमस हो चुका है। क्योंकि खिलाड़ी के अंदर जो भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं ना, वो ये चीज के बारे में बताता है कि आज तक जो भी हमने सीखा या जो भी हमें पता है उन सब चीजों को खिलाड़ी चैलेंज करता है, क्योंकि ये ऐसी चीजों को सामने लाता है जो हमने आज तक सोचा भी नहीं था। तो एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन आता है कि इंडिया का हिस्ट्री जो है वो किसकी कहानी बताता है। ये खिलाड़ी जो है वो भारत के इतिहास का कौन सा कहानी बताता है। तो खिलाड़ी ये एक वैसा सिविलाइजेशन है जहां पर कोई धर्म नहीं था, और ये चीज मैंने अभी आपको बताया। तो यही धार्मिकता जब नहीं थी, सेक्युलरिज्म था, तो ये दर्शाता है कि ये एक सेक्युलर, इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बन सोसाइटी था। तो क्या ये खिलाड़ी ये हिंदू सिविलाइजेशन से भी पहले क्या ये हिंदू सिविलाइजेशन से भी पहले का भारत है, या क्या ये तमिल आइडेंटिटी को एक इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन बना देता है? दैट इज गोइंग टू बी द बिगर क्वेश्चन हियर। और यहां पर एक सबसे बड़ा नैरेटिव आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आर्यंस वर्सेस द्रविडियंस। कहा जाता है ना कि नॉर्थ इंडिया के अंदर आर्यंस है और साउथ इंडिया के अंदर द्रविडियंस है, तो वो भी एक बड़ा सा चीज यहां पे डेवलप होके आता है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हमने देखे कि अर्बनाइजेशन वगैरह है, तो कहा जाता है कि साउथ इंडिया के अंदर सिर्फ ये रूरल सोसाइटी नहीं थी, ये एक अर्बन ऑर्गेनाइज्ड और लिटरेट सोसाइटी थी यहां पे।
तो जब ये अर्बन अर्बन वगैरह लिटरेट सोसाइटी थी तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा कि तमिलनाडु की सरकार इस चीज को नीचे आने नहीं देगी। तो यहीं पर पॉलिटिकल चीजें फिर वापस आती है कि डीएमके और जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए ये एक प्राइड का पावर बन जाता है। तो अब सवाल ये है कि भाई आगे जो है ना, आगे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी जो एक्सकवेशन हुआ है उसके साथ आगे क्या होना चाहिए। तो यहां पर कहा जाता है कि साइंस को यहाँ पे आगे बढ़ के एक्चुअल में क्या चीजें हो रही है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, साइंटिफिक वैलिडेशन यहाँ पे जरूरी है एंड ऑल दैट चीजें कही जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इतना ज्यादा इस चीज को बड़ा मुद्दा बनाना नहीं चाहिए। जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट का काम है वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को काम करने दो, एक इंडिपेंडेंट पैनल बना लो या स्टेट प्लस सेंटर प्लस फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट को लेके आओ और यहाँ पर चीजें करो। और यहाँ पर इन चीजों को पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर तमिलनाडु का कल्चर जो है वो पुराना है तो उस चीज को हम सेलिब्रेट करते हैं ना यार, क्यों हम उसको इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, डीएमके सेंटर ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा मकसद भारत के इतिहास को सेलिब्रेट करना है, उसे मिटाना तो है नहीं। और इतिहास को अगर बदलना है तो चीजें तो सही होनी चाहिए ना साइंटिफिक लेवल पे। तो ये सब चीजें यहाँ पर बेसिकली कही जा रही है। तो यहाँ पर अंत में मैं बस एक ही चीज बोलूंगा कि ये जो भी यहाँ पे बदलाव होते हैं ना, इसे हमें जो भी खिलाड़ी के अंदर हम पाएंगे उसे हमें एक नेशनल ट्रेजर की तरह हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि इसके ऊपर रीजनल कंट्रोवर्सी करनी चाहिए। क्योंकि हिस्ट्री का असली काम क्या होता है? कनेक्ट करना, डिवाइड करना नहीं। खिलाड़ी जो है वो हमें ये चीज याद दिलाता है कि सिविलाइजेशन किसी एक रीजन, रिलीजन या रेस की मोनोपोली नहीं है। ये उसी मिट्टी से उभरती है, उसी लोगों से उभरती है, वही के स्वेट से उभरती है और सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये हकीकत दिखाती है। तो सवाल यहां पर खिलाड़ी कहां का है, किसका प्राइड है, वो सब का नहीं है। सवाल ये है कि भारत का इतिहास कितना पुराना है और उसी चीज के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ साथियों इस सेशन के लिए बस इतना ही। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा, आप सभी का थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने ये चीज देखा। इसी के साथ जय हिंद, टेक केयर एवरीबॉडी एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।